हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपकी अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मेरे सभी साथी खुश होंगे, है ना। तो चलिए आज अपने सेशन की ओर चलते हैं। चलने से पहले बता देती हूँ, कल मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी हिंदी की, तो मुझे इसके लिए बहुत खेद है। थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं दे पाई थी। मैसेज दे दी थी मैं आप सबको, शायद आप तक पहुँच गया रहा होगा, है ना। और ये भी मैंने मैसेज भी आज देखा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पर मैसेज किए थे कि मैम आपकी तबीयत सही हो जाए, प्रेयर कर रहे हैं हम। तो आप सबकी प्रेयर लग चुकी है ना। भगवान जी ने आपकी सबकी सुन ली है और मैं आज स्वस्थ हूँ और ये आशा करती हूँ कि आगे भी स्वस्थ ही रहूँगी, है ना। और आप सब भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसा कि जानते हैं वर्तमान में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल उसके आसपास हम सबको नहीं आना है, अपना ध्यान रखना है। स्वास्थ्य सेहत ये बहुत जरूरी होते हैं, साथ साथ अपना कैरियर भी देखिए। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलने से पहले मैं बता देती हूँ कि कल जैसे आपकी रिजल्ट वो हुआ था, क्विज हुआ था, कंपटीशन टैलेंट खोज प्रतियोगिता जो हुई थी मंडे को, उसका कल मैंने रिजल्ट आउट कर दिया था। इसके साथ साथ उसकी बधाई भी देती हूँ मैं अपने सभी साथियों को जो यहाँ पर 3 लकी ड्रॉ चुने गए हैं। साथ साथ उन सभी प्रतिभागियों को भी बधाई दे रही हूँ यहाँ पर कि जो जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट संडे को जो अभी इस संडे को होने वाला है उसमें भी आप सभी पार्टिसिपेट रहेंगे और साथ साथ अपने सभी साथियों को भी जोड़ेंगे, है ना। तो ताकि और भी संख्या बढ़ सके यहाँ पर, क्योंकि क्विज जो था, क्वेश्चन जो था, तो आप सबने देखा ही होगा, काफ़ी एक्सटेंडेड क्वेश्चन थे। मॉडल पेपर मैंने खुद से बनाया था सर्च करके, है ना। तो कोशिश करती हूँ कि इस संडे को जो होने वाला है यहाँ पर क्विज टैलेंट खोज प्रतियोगिता, तो आप सब जरूर उपस्थित रहेंगे। और इस बार जो संडे को होने वाला है रात्रि के 9 बजे होंगे और हिंदी व्याकरण प्लस आपका कंटेंट जो पेडागॉजी वो भी रहेगा, प्लस आपका व्याकरण पार्ट भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि संडे को आपको मिस नहीं करना है, रात्रि के 9 बजे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे सभी साथियों के बहुत अच्छे अंक आए हैं, सभी ने अच्छे अच्छे मन से अपने क्वेश्चन किए हैं। और हाँ, उन्हीं क्वेश्चन को मान्य नहीं किया गया है जो मेरे आंसर के बताने के बाद थे, लेकिन पहले के जो थे सभी को मान्य किया गया है और सभी के अच्छे अंक आए हैं, है ना। तो यहाँ पर सब मेहनत कर रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ कि मेरे सभी साथी मेहनत करने में जुटे हुए हैं। तो मैं भी आपके साथ प्रतिबद्ध हूँ आपकी तैयारी को लेकर के। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो जान लीजिए यहाँ पर डेली क्लासेस 9 बजे रहती है। तो यहाँ पर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको यहाँ पर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, है ना। सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे, लेकिन बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आपको लाइक करके यहाँ पर क्लासेस को जाना है ना। और जितना आपसे हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, आपके मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, जितना आपके साथियों से जोड़ सकते हैं तो क्लासेस जरूर शेयर कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मुझे बिल्कुल सहायता और कुछ की नहीं चाहिए, बस इतना ही कि आप शेयर कीजिए, बस इतनी ही सहायता चाहती हूँ। और आपके लायक मैं जो कर सकती हूँ आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि मैम मुझे इस हेल्प की ज़रूरत है ना। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में तो आप मुझे बताइए, बेझिझक बताइए। जितनी समय आप मैसेज करेंगे तो हम रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना। तो बस अपनी तैयारी रखिए, जारी रखिए। मैं यही चाहती हूँ कि जो हम जब सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इतनी तबियत की खराब होने के बावजूद भी मैं आज आपकी क्लासेस ले रही हूँ, तो रीज़न यही है कि मैं आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं अगर आपके समय आज क्लासेस नहीं लेती तो कल 2 दिन आपका मिस हो जाता। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे साथी अपनी कंटिन्यूटी बेकार करें, है ना। तो आप 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर आपने दिन भर पढ़ाई नहीं भी की है तो क्लासेस के कारण तो आप अभी 1 घंटे की पढ़ाई आप करोगे ना। तो यही सब मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई पर अपने लगे रहो। चलिए तो चलते हैं। आज हमारी जो क्लासेस है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की है क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ली हुई हूँ, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब बिल्कुल आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अपना बनाए रखना है और हो सके तो कॉपी और पेन उठा करके ले लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही इसका बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपके साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला की क्लास होने वाली है ना। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। ये यूट्यूब में लिंक दी हुई है, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में। और ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, यहाँ भी आप ऐड हो जाइए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। साथ साथ पीडीएफ भी यहाँ पर मिलते हैं और डेली आपको क्लासेस का भी यहाँ पर सब जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्लासेस से रिलेटेड ये भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं। तो पीडीएफ जरूर, यहाँ पर बहुत सारे साथियों को कहना होता है मैम पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, तो यहाँ पर टेलीग्राम में अवेलेबल कराए जाते हैं। बस हाँ, आपको ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए तो आप ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए और सभी रिविजन कीजिए। आप जितने भी क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं सबका रिविजन कीजिए, समय बहुत कम है ना। और एक बार समय गया तो कभी वापस नहीं आता। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है
और आज अगर आपने अंत तक ये वर्णमाला की क्लास के अंत तक बने रहे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं आने वाला वर्णमाला में, है ना। तो अपना डाउट क्लियर कीजिए और आज का सेशन बिल्कुल आनंद से और ध्यान से देखिए, है ना। चलिए तो चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कुछ है वर्णमाला में क्या क्या है जो यहाँ पर मेन होते हैं, जो यहाँ पर वर्णमाला में मेन पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं। नासिक देख लीजिए, यहाँ पर नासिक है, ये दंत है ना, ये वक्त से है, ये दंत है, ये भी ओष्ठ है। उच्चारण के स्थान पर सभी प्रकार इनके बताए गए। ये मूर्धा है ना। तालु हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है, किससे रिलेट होता है ना। बस आप ये समझ लीजिए आपका ये ब्रेन है, ये क्या है आपका, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर अगर आप अब तक ध्यान से नहीं देखते आ रहे थे तो अब ध्यान से दीजिए, क्योंकि अब यहीं पर ध्यान देने की बात है और यही आपके क्वेश्चन बनते हैं हर बार टेट एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। बिल्कुल इधर उधर नजर भटकाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक ब्रेन हुआ, क्या हुआ, एक ब्रेन है आपका, ठीक। माना कि आपका एक ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जो जो विकास होता है आपका, तो ये आपकी हो गई, क्या हो गई, नासिक, नाक से हो गया, दंत हो गया, दांत से हो गया, ये भी दंत हो गया, दंत ये भी दांत से है ना। ये भी ओष्ठ है, दंत प्लस ओष्ठ ये दोनों मिक्सअप मिलके बनते हैं, है ना। ये आपका ओष्ठ ओठ हो गया, ये भी कंठ प्लस ओष्ठ दोनों मिलकर के बनते हैं। ये आपका मूर्धा मुंह हो गया। तालु यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दंत से ऊपर होता है, जिह्वा से ऊपर होता है, वो आपका तालु हो गया। कंठ प्लस तालु मिलकर ये वर्ड बनता है। तो ये आपके उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ पर पार्ट किए गए हैं, है ना, डिवाइड किए गए हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने साथियों को अगर जोड़े नहीं है तो जोड़ लीजिए, जल्दी से जोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बात करते हूँ यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है वर्णमाला के अंतर्गत हमारे। तो क्या क्या है देख लीजिए। टोटल हमारे वर्णमाला में कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, वो 52 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं। मैं आपको डायग्राम की बेस यहाँ पर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप चीज़ों को दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों के तहत आप यहाँ पर मटेरियल पाओ, है ना। जैसा कि हम सब डेली पढ़ते हैं यहाँ पर शिक्षण सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है, दृश्य होती है, दृश्य और श्रव्य दोनों होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दृश्य और श्रव्य दोनों से आप पढ़ाई करें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर 52 वर्ण होते हैं और साथ ही साथ कितने 11 हमारे स्वर होते हैं। 11 हमारे स्वर हुए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इतने के अंतर्गत ही 52 वर्ण के अंतर्गत ही सब कुछ आपका वर्णमाला डिपेंड है ना। तो इनके अंतर्गत जो जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं बस ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मैम ये डाउट है वर्णमाला में, इसके बाद आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। बस ध्यान से बस अपना यहाँ पर देखते रहिए क्या क्या मैम बता रही हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर जो होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जैसे भाषा, हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में सबसे पहले क्या क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। फिर उसके बाद ये वर्णमाला के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, है ना। पीछे सहनाई भी बज रही है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। तो आपका पहला क्या हुआ, वाक्य हुआ, फिर दूसरा उपवाक्य हुआ, फिर आपका पदबंध हुआ, फिर आपके शब्द और अक्षर हुए, फिर क्या हुआ, ध्वनि और वर्ण हुए। तो सबसे जो बड़ा पार्ट होता है आपका हिंदी भाषा में, तो वो क्या होता है, जो किसी भी भाषा का सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट आपको कोई एक सेंटेंस होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, माध्यम इकाई आपसे पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे बड़ी इकाई बताइए क्या है। तो आपको ध्यान रखना, यही से क्वेश्चन बनते हैं टेट एग्जाम में और हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर जो बात वाक्य की आएगी कि जब कोई एक पूरा सेंटेंस होगा, कोई अर्थ दिखा रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। एक वाक्य यहाँ पर ये फुलफिल आपका कोई सेंस दे रहा है ना। उसके जस्ट बाद आपका कोई हो गया, वाक्य के बाद उपवाक्य हो गया। जैसे आपने क्या किया, वाक्य आप एक बताया कि मोहन जाता है और सोहन भी साथ जाता है। तो आपका ये क्या, पहला जो मोहन जाता है वो तो वाक्य हो गया, और उपवाक्य उसी का जो छोटा पार्ट है वही क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। तो वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है। फिर उपवाक्य से छोटा क्या होता है, पदबंध। कुछ शब्दों से कुछ ऐसे पद रहते हैं, शब्द रहते हैं, उन्हीं से क्या होता है, हुआ उसको क्या कहते हैं, पदबंध। अब पदबंध से भी छोटा क्या होता है, शब्द होता है या फिर अक्षर हो। जैसे क्या हुआ, राम, राम क्या है, एक शब्द है, अक्षर है ना, अक्षर से भी बना हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पर शब्द है, राम क्या है, एक शब्द है। शब्द के बाद अगर छोटे की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। आपने शब्द लिखा, राम एक शब्द है ना, श्याम एक शब्द है ना, मोहन एक शब्द है। उसके बाद जब बात आएगी अक्षर की, किसकी बात आएगी, अक्षर की,
कोई एक अक्षर, अक्षर से छोटा भी क्या होता है, ध्वनि या उसको वर्ण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे छोटी इकाई के बाद हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या लिखोगे, ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पर क्या किसकी बात होगी, ध्वनि या वर्ण की बात होगी, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, जानने की कोशिश करेंगे आखिर रीजन क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रहा। दूसरा भी उपचार यहाँ पर किया जाएगा, है ना। पहले हमको निदानात्मक करना है, साथ साथ हमको उपचारात्मक शिक्षण भी करना है, क्योंकि हमको कंप्लीट यहाँ पर से जाना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपका जो भी यहाँ पर समय लूँ तो आपका इन्वेस्ट करूँ, है ना। बिल्कुल ये चाहती हूँ कि जो भी आप लो यहाँ से चीज़ें, मेरे से जो पढ़ूँ आप, ओम शिव शक्ति क्लासेस से जो भी जुड़े, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाए। और कुछ ना कुछ में क्या आता है, एक सरकारी सीट आएगी, आपके लिए एक सीट पक्की करेगी। ओम शिव शक्ति क्लासेस से बस आप जुड़े रहिए, आपकी एक एक सीट सबकी यहाँ पर पक्की होने वाली है इस बार। बस हाँ, डेली आपको यहाँ पर रहना है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर स्वर किसे कहते हैं। अपन वर्णमाला में स्वर की बात होती है, व्यंजन की बात होती है, अभी तो हमने सब पढ़ा ही है, आगे देख लिया है क्या क्या हमारे वामन वर्ण के अंतर्गत आते हैं ना, तो इनमें से स्वर भी आता है। तो बात करते हैं कि स्वर होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट क्लास है तो, क्योंकि मैं बहुत सारे साथियों को देखी हूँ कॉन्सेप्ट क्लास से बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं और स्किप करके निकल देते हैं। तो आज आपको स्किप नहीं करना है, ये मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अब परमिशन दे रही है जो भी आप मान लीजिए कि आज आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने आज स्किप कर दिया तो फिर आप कभी वर्णमाला कंप्लीट नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट लेकर के आई हूँ। इसके बाद आपको कोई डाउट इसमें से बाहर नहीं आने वाला है। चलिए तो जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। यहाँ पर सुमिति जी ने भी मैसेज किया था कि मैम यहाँ पर वर्णमाला की क्लासेस दे दीजिए, और बाकी फ्रेंड्स ने भी कहा था, तो हमने कहा चलो वर्णमाला की क्लास यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि स्वर किसे कहते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है, अभी तक आपने कितनी स्वरों की संख्या जानी होगी, 13 जानी होगी। कितना, और बहुत सारे साथी जानते होंगे कि 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13, लेकिन 13 नहीं होते। कितने होते हैं, टोटल 11। अब कभी कब आंसर मत कीजिए कि 13 होते हैं, आपके कितने स्वरों की संख्या है, टोटल 11 है ना। अब टोटल कितनी है, 11 है। अतः अंग और आह जो होते हैं अयोग बाह होते हैं, जो दो होते हैं आपके स्वर में, अंग और आह, वो अयोग बाह में आते हैं, ना कि स्वर में नहीं आते वो। लेकिन जब आप बात करोगे तो वो 13 रहते हैं, लेकिन 13 में से आपके दो वो क्या है, वो अयोग बाह हैं, वो स्वरों में नहीं आएंगे, तो उनको आपको नहीं जोड़ना है। आपको जब पूछे कितने भी आपके पास स्वर होते हैं तो आप क्या बताओगे, आपको 11 आंसर करना है ना, अब ना कि 13 आपको अब नहीं करना, अब की बार से अब नहीं करना है। तो दो आपको अयोग बाह को भी शामिल कर दिया गया। स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल 13 है, लेकिन 11 ही मूलतः हमारे हैं, है ना। तो चलिए जान लेते हैं कि 11 हमारे कौन कौन से हैं। देखिए अभी इनसे क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में मैं लेकर के आई हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी आपसे क्वेश्चन होने वाला है, और जो हमारा यहाँ पर क्विज होगा टैलेंट खोज प्रतियोगिता, वहां से भी व्याकरण पार्ट में मैं यहाँ से क्वेश्चन दूंगी, तो ध्यान रखिए, ध्यान से आपको थ्योरी यहाँ पर पढ़नी है। उदाहरण के लिए कौन कौन से स्वर होते हैं देख लीजिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, अरे ऋषि होता है ना। ऋषि को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा, ये भी आपके किसी अंतर्गत आता है, इस स्वर के अंतर्गत आता है ना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए क्या है हमारा यहाँ पर। तो जैसा कि आप सबने जान लिया कि स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं, है ना। अब स्वरों के प्रकार जान लेते हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वरों के प्रकार चलिए देखते हैं क्या होते हैं। पहला हर्ष होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा प्लुत होता है ना। हर्ष होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, 3 यहाँ पर होते हैं, स्वरों के प्रकार होते हैं। तो जान लेते हैं कि हर्ष किसे कहते हैं, किसे दीर्घ कहते हैं, किसे प्लुत कहते हैं। तो हर्ष उसको कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसा छोटा, छोटी, छोटा ऊ, इसको क्या बोलते हैं, हर्ष बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में छोटा ई ऊ, इसके समय कम लगता है। बाकी जब बात करेंगे हम दीर्घ की, तो दीर्घ में क्या होता है, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, वही वर्ण आपके वही रहेंगे, छोटा ई ऊ आई ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ उनमें अधिक समय लगता है, मतलब उनमें मात्राओं की संख्या थोड़ा इसमें दीर्घ में बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें जानते हैं, इसमें बड़ा हो जाएगा, इसमें छोटी था तो इसमें बड़ी हो जाएगी, सब कुछ यहाँ पर बड़ी हो जाएगा। दीर्घ में सब कुछ आपका, जो आपका हर्ष में छोटा होता था, दीर्घ में जस्ट इसके बाद आपको सब कुछ यहाँ पर बड़ा मिलेगा। आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है ना। ए आई ओ औ ये सब आपके दीर्घ हो जाएंगे। हाँ चलिए बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर मान लीजिए आपके हिंदी में नहीं होते हैं, ये आपके संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर प्लुत स्वर जो भी जहाँ पर प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर भी जान लेते हैं क्योंकि भाषा वो भी है हमारे, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर फुल जितना भी कॉन्सेप्ट आपका है पूरा टोटल यहाँ पर लेकर के आई हूँ, फिर आपको पढ़ने की जरूरत कहीं से बाहर से नहीं पड़ेगी, है ना। चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो
तो बात करते हैं प्लुत की। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ से कम समय लगता है, सॉरी यहाँ पर दीर्घ से कम नहीं होगा, दीर्घ से अधिक होगा, यहाँ पर दीर्घ से अधिक होगा, है ना। तो दीर्घ से जितना अधिक होता है समय लगता है, ये जो प्लुत होते हैं वो दीर्घ से अधिक समय लगता है। तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं हम? प्लुत कहते हैं, है ना। उनको इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है नाटक या संवादों के रूप में। होता कि किसे प्लुत किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक रा, आप रा बोलोगे तो रा, तो आप जब बोलो तो काफी समय लग रहा है, छोटा आ बस कम समय लगा, आ बोले तो भी आपको दीर्घ लगा तो आपको ज्यादा समय लगा, आप रा बोले तो रा में भी आपको ज्यादा समय लगा। मतलब इन सब में सबसे बड़ा कौन होता है? प्लुत होता है। तो आपके टेंशन मत लीजिए, आपके संस्कृत में यूज होता है, ना कि हिंदी में नहीं होता, है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, देखते हैं क्या है यहाँ पर। सेशन में बोर तो नहीं हो रहे हैं आप सब ना? बोर होते रहिएगा तभी बताइए, क्योंकि यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट है, फिर कॉन्सेप्ट क्लास ऐसे में फिर नेक्स्ट टाइम नहीं लेकर के आऊंगी। अगर आप सबने रिस्पांस नहीं दिया यहाँ पर, अगर वीडियो की स्किप किया तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लास नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप क्या कॉन्सेप्ट भी पाएं, है ना। आप सब उस चीज को भी समझ नहीं रहे हैं, आप बस आंसर को सॉल्व करने में लगे रहते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट भी लेना जरूरी है। चलिए तो बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं जानिए यहाँ पर। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? व्यंजन कहते हैं, है ना। व्यंजन किसे कहेंगे? जिसको आप, अब एक ध्यान रखिएगा, जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से कोई काम कर ही नहीं सकते। मतलब हर व्यंजन में आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पर क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, पा वर्ग है। ये किसमें आते हैं? ये जैसे कि हमने सबसे शुरुआती में देखा था, आपके स्पर्श व्यंजन 25 जो थे टोटल, वो हमने देखा था। तो यही यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो ये पांच जो वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 25 हुए, है ना। तो 25 आपके क्या थे? स्पर्श व्यंजन, जैसा कि हमने सब शुरू में ही देख लिया है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर है कौन कौन से, देख लीजिए। यहाँ पर जितने वर्ड है, जितने क्वेश्चन है, जितने शब्द हैं, वो सब कुछ आपके एग्जाम से रिलेटिव है, एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो आपको ध्यान देने से यहाँ पर पढ़ना है, ध्यान देंगे ताकि आपको नेक्स्ट यहाँ पर दोबारा पढ़ना ना पड़े, बस आपको रिवीजन करना पड़े, है ना। तो जब भी आपकी इच्छा हो तो आप रिवीजन कर सकते हैं इसमें से। तो देखिए वर्ग कितने हैं हमारे? 5 हैं। कौन कौन से? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। आपके जितने ब्रेन से लेकर के, इतना आपका जो ब्रेन है, यहीं से सब कुछ वर्णमाला स्टार्ट है। आपके गले से लेकर के, यहाँ से लेकर के आपके बाहर तक का वर्णमाला का यूज होता है। बाकी कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो वर्णमाला में यूज होता है ना। जहां से भी हम वर्णमाला का प्रयोग करते हैं तो आपकी ये गले से लेकर के आपके यहाँ मुंह तक में यहाँ पर प्रयोग होता है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर है कौन कौन से, यहाँ पर वर्ग कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला वर्ग कंठ है, दूसरा है तालु है हमारा, तीसरा मूर्धन है, और चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ। बात करते हैं जब यहाँ पर 5 वर्गों की, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या की हूँ कि आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में बना था, स्वर से भी बना था और व्यंजन से भी बना था। किस टाइप के क्वेश्चन बने थे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये स्वर है, तब यहाँ पर परेशान मत होइएगा, यहाँ पर ये स्वर का वर्गीकरण है, क्योंकि स्वर में भी कंठ तालु होते हैं। ये मत भूलिएगा कि इस व्यंजन वर्ग में, स्पर्श व्यंजन बस में ही यहाँ पर कंठ तालु का वर्ग होता है, आपके स्वर में भी प्रयोग किया जाता है ना। तो इतना जो आपका वर्ग है, ये वर्ग ये आपका स्वर का पार्ट है ना, ये आपका स्वर का पार्ट। तो इसमें भी कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ये आपके 5 वर्ग आपके स्वर में भी होता है ना। तो मैं आपके यहाँ से इतने पार्ट जो हैं, ये जो इतना पार्ट है यहाँ से स्वर का है, और यहाँ से जितना पार्ट है अघोष अल्पप्राण से बाकी सघोष नासिक तक, ये आपका व्यंजन का पार्ट है। ये आपके 25 व्यंजन है ना। मतलब आपके व्यंजन में भी ये सब कंठ तालु वर्ग, जैसे आपको मालूम है का वर्ग, च वर्ग, ये सब आपके बाकी व्यंजन वर्ग है। लेकिन इतना जो पार्ट है ये आपका स्वर का पार्ट है। रीजन इसलिए मैं एक साथ कर दी ताकि आपको भटकने की, अगर आप यहाँ पर टेबल से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे आपका ई है, आई है, ये किससे बनेगा अभी देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बात करते हैं कि जैसे ये तो हमारे स्वर हो गए, अब यहाँ से हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन में हमारे 5 वर्ग हुए, है ना। अब इनमें भी क्या होता है, 5 वर्ग में भी क्या होता है, अघोष होता है, सघोष होता है ना, ये भी होता है। इनमें और क्या होता है, इनमें अल्पप्राण भी होता है, महाप्राण भी होता है। अब ये हमारा एक अघोष पार्ट था, एक अघोष पार्ट था, लेकिन एक अघोष पार्ट में 2 चीज रहती है, एक अल्पप्राण रहता है, दूसरा महाप्राण रहता है। ज्यादा स्पीड तो नहीं बढ़ा रही हूँ ना पढ़ाने की, बताइएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आप सबको चीजें यहाँ पर समझ में आए, है ना। मुझे फालतूबाजी यहाँ पर कि हवा के झोंकों से जैसे आवाज आए और मैं निकल के चली जाऊँ क्लास की, ये मेरा मकसद नहीं है ना। आपको सबको समझ आए, यही मेरा मकसद है यहाँ पर। नहीं तो मैं फीवर कल थी तो आज तो रेस्ट ही होता है ना।
तो चलिए रेस्ट नहीं लेते हुए, क्योंकि साथी मेरे रेस्ट ना लेने लगे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत नुकसान हो जाएगी। पढ़ाई लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अभी तो वक्त है लाइफ बनाने का, कैरियर बनाने का, बना लीजिए, फिर तो आराम ही आराम है ना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अघोष में दो पार्ट होते हैं, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है ना। अब यही चीज होता है सघोष में भी होता है। सघोष में भी एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो दो आपके ये पार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको ब्रॉड से यहाँ पर तरीके से समझा रही हूँ, है ना। देख लीजिए, फिर बात आती है नासिक की। किसकी बात आती है? नासिक की। पांचवा पार्ट कौन सा हुआ आपका? नासिक के हुआ। नासिक क्या होता है? जो हम नाक से यूज करते हैं ना। पानी पी लेते हो तब तक आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, क्या मैम पढ़ा रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया? सघोष नासिक हो गया हमारा, है ना। सघोष नासिक हुआ, जो हम नाक से यूज करते हैं। कुछ शब्द जैसे अड़ा है, अइया है, ना है, ये सब नाक से, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सब किससे यूज करोगे? मैं आपका नाक का साइन बना देती हूँ, ये आपका नाक हुआ, है ना। चलो तो बात करते हैं अपने यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर खास है। अब देखिए, ये आपका कंठ पार्ट हुआ, है ना। तो कंठ में आपका जो कवर्ग होगा, तो ये आपका पूरा कवर्ग हो जाएगा। का, खा, गा, घा, अणा, ये आपका कौन सा वर्ग है? ये आपका पूरा पांचों आपका कौन सा वर्ग हो गया? कवर्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब च आएगा तो ये चवर्ग होता। अब 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 टोटल। तो 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 शब्द होते हैं, 5 वर्ड होते हैं, है ना। टोटल 25 हुए। अब दूसरे वर्ग च से जब स्टार्ट होगा तो चा, छा, जा, झा, अइया हुआ, है ना। तो ये आपका पार्ट रहा। अब फिर आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ? टवर्ग से हुआ। टवर्ग हुआ, ठा हुआ, ढा हुआ, रा हुआ, ये आपका पार्ट हो गया। अब तवर्ग भी स्टार्ट होगा आपका, ता, था, दा, धा, ना, ये भी आपके 5 वर्ड हुए, है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट आएगा आपका पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग आएगा, है ना। तो टोटल आपके कितने हुए व्यंजन में? स्पर्श व्यंजन में कितने हो गए आपको? टोटल इतने ही आपके स्पर्श व्यंजन हैं। इतने टोटल 25 आपके जो बनते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन है ना। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन है। अब बात जब करेंगे अपने ये स्वरों की, तो ये भी स्वर आपके क्या हुए? ये स्वर आपके 5 जो हैं, तो ये एक दो कंठों, छोटा बड़ा कंठ है। तालु क्या है? तालु आपका छोटी बड़ी है। मूर्धा क्या है? री ऋषि है। और यहाँ पर ओष्ठ क्या है? छोटा ऊ बड़ा ऊ है ना। समझ में आया आपको ना? चलिए, तो इतना हमारा ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। जो स्वर हैं आपके पार्ट हैं, क्योंकि ए में क्या यूज हुआ है, क्या अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं साथ में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ में लेकर के दी हूँ, वो भी विथ डायग्राम, है ना। चलिए, तो अभी जानेंगे यहाँ पर कि अघोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। चलिए, तो जानते हैं कि यहाँ पर अघोष क्या है। अघोष क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं अघोष की। अघोष क्या होता है? देखिए, जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अब सघोष किसे कहते हैं? मतलब देखिए, जिनके उच्चारण में क्या हो? स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब आसानी से आप बोल पाओ, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अब सघोष क्या हो, ये भी जान लीजिए। तो सघोष होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, इसमें होता है, उसमें नहीं होता, इसमें होता है, तो इसे क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे। अब बात आएगी जब अल्पप्राण की, तो अल्पप्राण क्या होता है ये भी जान लीजिए। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम से कम हवा निकले, है ना। अल्पप्राण का तो कम से कम हवा निकले, ज्यादा नहीं, कम से कम हवा निकले, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। अब महाप्राण किसे कहते हैं ये देख लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, है ना। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, तो मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बार बार। ये आपका जो पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है, तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अघोष कौन सा वर्ग है, सघोष कौन सा वर्ग है, तो आप क्या आंसर करेंगे मालूम है आपको? ये आपका पहला और दूसरा, इतना, ये पहला और दूसरा, ये आपका टोटल क्या होता है? अघोष होता है। अघोष होता है। और इन्हीं में कवर्ग वाले में, पहले वर्ग वाले में क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा, जस्ट दूसरे में महाप्राण हो जाएगा। होगा क्यों? मैं आपको रीजन बताती हूँ कि जैसे का हुआ, अल्पप्राण क्यों कहते हैं इसको? जैसे आप हम देखें, जिस वर्णों में क्या होता है? कम ध्वनि लगती है, कम हवा निकले, तो उसको क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और जिसमें ज्यादा निकले उसमें महाप्राण। रीजन क्या है इसका? देख लीजिए आप। जैसे आपका ये का हुआ,
का की स्पेलिंग आप जब इंग्लिश में लिखते हो तो क्या होती है, के होती है, ठीक। और जब खा की स्पेलिंग लिखते हो तो के एच होती है। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ जो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इतने से ही पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो ये आपका का पार्ट का हो, का की स्पेलिंग का हो गई, तो ये आपको क्या हो, मतलब आपने सिर्फ एक स्पेलिंग लिखी, एक में क्या अल्प हुआ। अब यही चीज जब आप, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ है ना, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझ रहे तो भी बताइएगा, दूसरी ट्रिक भी अपनाऊंगी। तो यहाँ पर जब खा की स्पेलिंग आप लिखो, खा की क्या लिखते हो, के एच। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी अल्प प्राण पूछे आपसे तो आपका अघोष तो सिर्फ आपके पहला वर्ग दूसरा वर्ग होता है, ये आपको कंप्लीट हो गया, ठीक। अब जब बात आएगी सघोष की तो बाकी 3 पार्ट जो आपके वर्ग बचते हैं तो तीनों क्या हो जाएंगे, आपके सघोष होते हैं। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला आपका वर्ग हो, पहला और दूसरा अघोष होगा और तीसरा चौथा वर्ग आपका सघोष हो जाएगा। अब बात यहीं पर जब पूछेगी अल्प प्राण महाप्राण, तो आपको ये मालूम है कि एक पहला अल्प होता है तो जस्ट उसके बाद महाप्राण होता है ना। तो आपके पास 2 अघोष अघोष थे और 3 आपके पास सघोष थे, है ना। तो आपके पास जब 2 अघोष हैं, ये आपके पास 2 अघोष है, तो आपके पास 2, एक अल्पप्राण एक महाप्राण होगा। अब ये दो आपके पास सघोष है, 3 सघोष है, ये नासिक के साथ भी सघोष जुड़ा हुआ है। तो आपके पास एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है, एक नासिक है। तो ये आपको कंप्लीट हो, मतलब पहला वर्ग दूसरा वर्ग क्या होता है आपका, अघोष होता है, और तीसरा चौथा पचमा आपको क्या होता है, सघोष होता है, ठीक। समझ में आई बात, ओके। अब बात जब करेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण, कैसे आप समझ पाओगे कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जैसे आप जो भी वर्ण पाओ, जैसे क्वेश्चन बनता है कौन सा अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा का खा गा में कौन सा आपका अल्प प्राण है बताइए, तो आप क्या आंसर करोगे। अब तुरंत आप क्या करोगे, फोकस करोगे, जैसे का है, का की स्पेलिंग आपने देखी कि सिंगल स्पेलिंग होते हैं, तो ये आपका अल्प प्राण हुआ, मतलब इसमें कम समय लग रहा है। अब जस्ट अपोजिट इसके बाद किसकी आएगी, खा की आएगी। अब खा में क्या लिखते हो आप, के एच लिखते हो, तो यह मतलब का की अपेक्षा आपने ज्यादा स्पेलिंग ली है ना, आपने समय भी ज्यादा लिया, थोड़ा स्पेलिंग भी ज्यादा, आपने एक अक्षर ज्यादा स्पेलिंग ले लिया आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। ऐसे ही आपके गा में जब बात आएगी तो गा का सिर्फ जी लिखते हो, घा की आप क्या स्पेलिंग बनाते हो, जी एच बनाते हो, इसीलिए इसको अल्पप्राण, एक को दूसरे को महाप्राण बोलते हैं। समझ में आई बात, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चीजें नहीं आ रहा हो बताइएगा कि सेकंड पार्ट लेकर के आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरे साथियों के अनुसार सब क्लासेस चलें, जितनी क्लासेस चले, जो भी यहाँ पर क्लास हो, टाइमिंग हो, जो भी कंटेंट हो, मेरे फ्रेंड्स के अनुसार आएंगे। अगर वो लोग जिस टाइप के पढ़ना चाहेंगे उसी टाइप की यहाँ पर क्लास आएगी, है बस ये है कि कंटेंट से ही पढ़ना चाहे वो, ठीक। बात करते हैं कि जो अपने ये कंठ तालु की, तो आप सबने देख लिया कि ये आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा दंत ओष्ठ हो गया, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस समझ आ गया होगा। बस जैसे ही आपको वर्ड पूछेगा तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जैसे टा के आप टी लिखते हो, ठा के जस्ट क्या लिखते हो, टी एच लिख देते हो, तो वो टी एच वाला क्या हो गया, आपका महाप्राण होगा, और टा वाला क्या होगा, टी सिंगल आपने लिखा तो आपका अल्पप्राण हो गया, ठीक। अब नासिक की जब बात आएगी तो आपको मालूम है कि ये आड़ा अइया ना ये सब नाक से बोलते हैं, तो ये सब नासिक हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अपने यहाँ पर देखते हैं क्या है और नेक्स्ट क्या था हमारा यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमने महाप्राण तक देख लिया है कि जिसमें ज्यादा समय लगता है, मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। अब जब बात आएगी अंतस्थ व्यंजन की, किसकी बात आएगी, अंतस्थ व्यंजन की, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा है इनमें से, यारा लावा आपके क्या है, ये सब आपके अंतस्थ व्यंजन है ना। मतलब अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर की ओर जो भी हवा निकले बोलते समय, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा आपकी जीभ किधर अंदर की ओर जा रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है इन सब सारी चीजों को, इनमें कुछ भी नहीं है, बस हाँ थोड़ा शब्द आपको समझना पड़ेगा क्या कहता क्या है, उसी के अनुसार आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, क्या देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऊष्म या संघर्षी, क्या है, ऊष्म या संघर्षी। किसे कहते हैं ऊष्म, किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट, ऊष्म यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा से भरी बात यहाँ पर हो रही होगी, है ना। ऊष्म यानी उष्मा से भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हो अगर चाहोगे तो, है ना। बाकी सबके अब अलग अलग अपने डेफिनेशन अपने अपने शब्दों के अनुसार ही व्यक्ति याद करता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द बता रही हूँ तो अगर इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपको चीजें भूलने वाली यहाँ से नहीं है, क्योंकि आज का सेशन ऐसा ही कुछ है, ठीक। तो ऊष्म की बात है यहाँ, ऊष्म या इसी को क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे आप, कभी कभी संघर्षी से भी क्वेश्चन यहाँ पर जो ऊष्म पूछेगा और जस्ट आपके दूसरा शब्द क्या दे सकता है आपको, संघर्षी से भी दे सकता है कि संघर्षी व्यंजन और किसे कहते हैं, है ना। तो ऊष्म भी बोल सकता है और संघर्षी भी बोल सकता है। तो ये दोनों शब्द मैं इसीलिए आप सबके बीच लाई हूँ ताकि इन चीजों से आप यहाँ पर जान पाओ, समझ पाओ इन चीजों को आखिर क्या है। मतलब जहाँ पर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण
इन व्यंजनों का जब उच्चारण करोगे आप, तो उच्चारण करते समय क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस टाइम, तो कैसे आप समझ पाओगे कि ऊष्म व्यंजन है। तो आपको क्या होगा उस टाइम पर, कैसा रिएक्ट करोगे, वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकलेगी। मतलब जैसे इन शब्दों को बोलिए, आप अपने आप में बोलिए और यहाँ पर देखिए कि आखिर क्या हो रहा है, ऐसा उष्मा अंदर की ओर उष्मा हो रही है, या किसी घर्षण हो रहा है, या आपकी जीभ जो है रगड़ खा रही, क्या हो, रीजन क्या हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर शा, आप जब एक शा बोलोगे तो एक अजीब सी ध्वनि आती है ना, शा, है ना, एक वायु हवा जैसे निकलती है और एक घर्षण होता है, शा शा हा, ये सब कुछ बोलते हो, ये चारों वर्ण जब बोलते हो ऐसा आपको रियलाइज होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जान लीजिए हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के बनते हैं कि आपके जो ये शा 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 है, हा है आपके, तो ये क्या है, कंठ तालु तो हमने व्यंजन वर्ग में बाकी को देख लिया, जो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन थे। अब बाकी बचे हुए को भी तो जानना पड़ेगा ना कि क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है ना, सघोष है, क्या है, तो ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये जो ये हमारा शा है, ये क्या है, तालु है, ये क्या है, तालु है। अब ये भी शा, ये खटकोण वाला है जो ये क्या है, ये मूर्धा है हमारा, ये क्या है, मूर्धा है ना। तो अब मूर्धा क्या है, जैसे आप परेशान मत हो, मूर्धा किसे कहते हैं, बहुत सारे शब्दों से आप कंफ्यूज मत हो जाइए किसे कहते हैं, है ना। तो कंठ तो आपको मालूम हो कि आपको गला हो गया, है ना। मूर्धा आप जब आप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आपके स्टार्ट होगा, है ना, अंत तक यहाँ तक आएगा, है ना। तो आपका क्या होगा, कंठ हो गया, है ना, या तालु हो गई। मूर्धा क्या हो गई, आपका ये जीभ जो होगा आपकी तालु हो गई, ठीक। अब जीभ के ऊपर वाला पार्ट सब जब जस्ट उसके ऊपर वाला, जैसे ऊपरी छत बोल दीजिए आप, तो अब वो क्या हो गया आपका, मूर्धा हो गया, है ना। दंत आपके दांत हो गए, है ना। और कंठ तो आपको मालूम है गला हो गया, है ना। ओष्ठ क्या हो गया आपका, बाहरी ओंठ, आपको ये भी मालूम है। तो आपके इनमें से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा रियलाइज कर लीजिएगा, बोल लीजिएगा, तो आपको समझ में आया कि आखिर वर्ड क्या है ना। तो आपको रटना नहीं चीज़ों को, समझना है चीज़ों को, है ना, कि बात कंठ से लेकर के हमारे होश तक यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहीं तक हमको खत्म करनी है यहाँ की वर्णमाला की स्टोरी। चलिए तो बात करते हैं कि उच्छिष्ट में शेयर करते रहिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास है, बीच बीच में मैं यहाँ पर रुक नहीं रही हूँ। तो आप सब भूलना नहीं, आपको शेयर भी करना है ना। ये नहीं कि आप बस आप मैम नहीं बोल रही हैं तो आप भूल गए, आपको भूलना नहीं है ना। क्योंकि आप जिस तरह से मैं मेहनत करके यहाँ पर कंटेंट ला रही हूँ, ये तो शायद मैं ही जानती हूँ, ये तो फिर आप सब भी अगर जानने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कल का जो कमेंट था, मैसेज था, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे, और मुझे भी लगा कि हाँ मेरे साथी मुझे याद करते हैं, अगर मैं नहीं रहती तो मुझे याद करते हैं वो, है ना। तो खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है, हमें नेक्स्ट क्लास करने का मन होता है। जब रिस्पांस नहीं आता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, रिस्पांस मिल रहा है, आप सब बहुत साथ दे रहे हो, मेरा सहयोग दे रहे हो, शेयर कर रहे हो। और आप सबकी एक भी ध्यान लीजिए कि जब मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग मैथ की क्लास अभी ले नहीं रहे हो, तो आप लेना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि सर विजय सर आपको क्लास दे रहे हैं डेली मैथ्स की, डेली आपको 5 बजे इवनिंग में क्लास रहती है, तो अटेंड कीजिए। किस लिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करवाई हूँ, आप ही सबके लिए तो स्टार्ट करवाई हूँ, है ना। आप सब नहीं रहेंगे तो क्लास फिर बंद भी कराई जाएगी, पर ऐसा आप सब होने मत दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग सेशन में आएंगे, और 5 बजे की क्लास आप डेली अटेंड किया कीजिए। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो सबसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स पेडागॉजी भी इंपॉर्टेंट है, सभी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप मैथ्स की क्लास भी अटेंड किया कीजिए। तो देखिए बात जब उच्छिष्ट की आएगी, तो उच्छिष्ट क्या होता है ये भी जान लीजिए, कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर, उच्छिष्ट क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में, जैसे जीभ आपकी है, और जीभ आपकी क्या करेगी, ऊपर उठ करके, ध्यान कीजिएगा आप, मतलब कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, कि जब आप जीभ को उठाओगे तो ऊपर उठाकर कहाँ ले जाओगे, मूर्धा का स्पर्श करेगा। जो आपका जीभ आपकी ऊपर जैसे उठेगी तो मूर्धा को टच करेगी, है ना। तो जो मूर्धा को टच करेगी तो मूर्धा का स्पर्श कर फिर झटके के साथ नीचे की ओर आएगी। आपने जीभ ऊपर की ओर ले गया, फिर नीचे की ओर आई, उसी को क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। मतलब काफी ऊंचाई से जल्दी से वो झटके से वो ऊपर उठी या जस्ट नीचे आ गई, उसी को क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये आपका अड़ा हो गया, ये आपका अड़ा हो गया। तो ये सब होते क्या है, ये भी मूर्धा होता है, ये भी मूर्धा होता है। और क्या है, ये सघोष है, ये भी सघोष है, और ये भी अल्प प्राण है, ये दूसरा महाप्राण है ना। तो ये आपका हो गया। तो ये हमने देखा, तो शायद आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो भी बताइएगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इससे क्वेश्चन करने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये आपका क्या हो, अयोग बाह हो गया। ये जैसे हमने क्या देखा था कि टोटल 52 वर्ण, यहाँ पर हमने क्या देखा था, 52 वर्ण देखा, तो उसमें भी अयोग बाह हमने देखा है। तो अयोग बाह में क्या क्या आते हैं, एक अनुस्वार आता है, एक विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में भी बना था अभी, है ना, कंपटीशन एग्जाम में बना था, अभी मैंने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें बना था कि अयोग बाह कौन से हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि जैसे विसर्ग क्वेश्चन है, क्या विसर्ग अयोग बाह होते हैं, तो आपको आंसर करना है कि हाँ
आपका अयोगवाह दोनों होते हैं, विसर्ग भी होते हैं, अनुस्वार भी होते हैं, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आंसर मत गलत करके आइए कि ये जो अनुस्वार है वो अयोगवाह नहीं होते, आपके अनुस्वार और विसर्ग दोनों आपके अयोगवाह होते हैं, है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना। विसर्ग की चिन्ह क्या होती है, आपके ऐसे टाइप की जो आपकी चिन्ह होती है ये क्या होती है, ये आपकी विसर्ग की चिन्ह होती है। अनुस्वार की क्या होती है, ये आपकी जो चंद्रबिंदी होती है ऐसे टाइप की, ये आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी अनुस्वार हो जाएगी, है ना। तो ये आपके दोनों चिन्ह हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके थोड़ा हटके होते हैं। अब बात जब आएगी संयुक्त अक्षर की, देख लीजिए संयुक्त अक्षर कितने होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके संयुक्त अक्षर। जान लीजिए किस किस से बनकर के यहाँ पर संयुक्त अक्षर बने हुए हैं। चलिए तो देखते हैं पहले कि संयुक्त अक्षर किस किस से बने हैं। तो आपका पहला क्या हो गया, छा हो गया, छा छतरी वाला हो गया, ठीक। तो ये किससे बना है, आपको ये भी एक ट्रिक ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि संयुक्त अक्षर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या पूछेगा आपसे कि संयुक्त अक्षर इनमें से कौन सा छा से बना, कौन से शब्दों से मिलकर के या कौन से वर्णों से मिलकर के आपका छा, त्रा, ज्ञा या श्रा बना हुआ है। तो आप क्या सबसे पहले क्या यहाँ पर फोकस करोगे कि आपको जो भी आप चूज करो, जिस भी ऑप्शन पे आप चूज कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके पास उसमें आधा वर्ण है, का हो, अगर छा है तो का आधा होगा, अगर त्रा है तो ता आधा होगा, ज्ञा है तो जा आधा होगा, श्रा है तो शा आधा होगा। आपको आधा ये जो आपका हलंत वाला आपका ये वर्ड है तो ये आपको जरूर मिलेगा उसमें, है ना। तो आपको फोकस करने है कि ये वर्ड है क्या, क्योंकि आपको परेशान करने के लिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी, जैसे आपका ये दिया हुआ हलंत वाला दिया हुआ है ना, का प्लस शा दे दिया, है ना। तो इसी प्रकार से दूसरा क्या बना देगा, बना हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ इस टाइप का, है ना। तो ये का हो गया प्लस आपका शा कर देगा। तो जस्ट आप इस एक कारण आप यहाँ पर, इसके कारण आप नीचे बस का कारण आप इसको आंसर कर दोगे। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान देना है, क्योंकि माइनर गलतियां ही कभी कभी आदमी को परेशान कर देती हैं। जैसे कि नहीं है वर्ड में नहीं, और नहीं में आदमी परेशान हो जाता है और रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर किस किस से बना है। तो ये का और शा से बना है, त्रा आपका ता और रा से बना है, जा आपका जा और अय्या से बना है, श्रा आपका शा और रा से बना है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा अगर नहीं भी समझ में आ रहा कि किससे बना हुआ है, तो छाप जब स्पेलिंग लिखते हो के एस एच, है ना। तो यहाँ पर जब छा लिखो तो या सा का क्या होता है, सी एच होता है, या सच होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्या हो गया, छा की स्पेलिंग जब लिखते हो तो के एस एच लिखे आप, है ना। जब के एस एच लिखे तो लास्ट में आपको क्या मिला, एस एच मिला। तो ये आपको सा का भी स्पेलिंग लिखते हो तो कॉमन, थोड़ा आप समझ जाओगे, ट्रिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो आपने क्या देख लिया कि इसमें हमारा यही वर्ड मिलेगा, का और शा मिलेगा। का के मिल रहा है आपको, और ये शा का आपको एस एच मिल रहा है। और छा आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, पहले के एस एच लिखते हो, तो आपको ये ट्रिक मिल गई, है ना। ये आपका हुआ। और जब त्रा लिखते हो तो टी आर ए लिखते हो, क्या लिखते हो आप, टी आर ए लिखते हो, है ना। तो यहाँ से भी ता का टी हो गया, आर ए का आर हो गया, है ना। तो ये भी आपको हो गया। तो इसी तरह से आपका बाकी सबको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से भी इस तरह के आप बना करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आसान सी ट्रिक है। तो आप यहाँ पर स्पेलिंग बस बना करके आप जान सकते हो क्या यहाँ पर क्या क्या वर्ण आने वाला है। एग्जाम की देख लोगे, श्रा की देख लोगे, छा की देख लोगे, त्रा की देख लोगे। तो आप स्पेलिंग देखेंगे, स्पेलिंग सबसे पहले लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर वर्ड आ रहा है, उसी के अनुसार वहाँ पर आप टिक करिए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तब ये ऑप्शन कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ही शुरुआती तौर पर आपको ये नहीं करना है, ये आपको आखिरी में करना है, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस किस से बना है, यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। और ध्यान रखिएगा जो हमारा यहाँ पर हिंदी का होने वाला है, संडे को टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें भी मैं व्याकरण पार्ट से क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा जितना भी मैं पढ़ाई हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहाँ से भी रिविजन कीजिएगा। चलिए, और रात्रि के 9 बजे यहाँ पर टेस्ट होगा। कितने बजे, रात्रि के 9 बजे, है ना, टैलेंट खोज प्रतियोगिता में। तो अभी हम यहाँ पर जितने प्रतिभागी हमारे यहाँ पर लकी ड्रॉ में जीते हैं, तो अभी उनको पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाई हूँ, अकाउंट अभी नंबर उनका नहीं मिल पाया है। हम जस्ट ही ले लेंगे, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सभी को यहाँ पर अटेंड करना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से आना है कि हमें अपना आकलन करना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लाने वाली हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी कनेक्ट हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं ए अय्या वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पर जो ये वर्ण है, अब देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ए आई जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं, क्या नासिक कहलाते हैं, या मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बताइए, आंसर कीजिए। क्या कहलाते हैं ये लोग। तो उम्मीद करती हूँ सबसे आ रहा होगा, क्योंकि पिछले तो हमने पढ़ लिया है। तो देख लीजिए, अगर नहीं आया तो देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हो, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हुए भी आपसे नहीं आ पा रहे हैं। तो नहीं आने पे ही हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि आखिर किस टाइप का करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंठ और
तालव्य हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कंठ और तालव्य। ए और आई वर्ण जो बनते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? कंठ तालु कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं पहले जान लीजिए कि ये बनते किससे हैं। जो ए आई जो है, आप ये सिंगल तो नहीं कि ए आई आई आप बोले तो आई में क्या क्या है? जब आप ए आई बोल रहे हो तो आई बोलते समय आपको क्या क्या मिला? आ मिला, आपको क्या मिला? आ और आई, ई मिला, तो आपको ये दोनों मिला, आ और ई मिला आपको। अब देखिए कि आ और ई आपको किस किस में है। यहाँ पर देखिए कि आ और आई, आ जो ई है वो किस किस में है। यहाँ पर जैसा कि हमने देख लिया है पहले ही वर्णमाला में, यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैं यहाँ पर साथ में लेकर के आई ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो हमारा ए आई बना तो आ से बना और ई से बना, तो आ आपका क्या है? कंठ है, ठीक है। ई आपका क्या है? तालु है। ये क्या है? तालु है। तो आपको कई क्या हो गया? आ ई आई बना, तो आ ई ये आपको पहला आ कंठ हो गया, ये आपका तालु हो गया, तो क्या बन गया? कंठ तालव्य से आपका ए आई बनता है। ये आपका हुआ ऑप्शन, है ना। चलिए इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है इसी चीज को, इसलिए मैं साथ में लेकर के आई हूँ। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज की मैम क्यों लेकर के आई हैं। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? हमारा कंठ और तालव्य, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चीजें आपको समझ तो आ रही है ना। चलिए तो मैं तो कोशिश की हूँ कि बस एक ही पार्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाए। चलिए देखिए घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए? मूर्धा होता है, या कंठ होता है, या तालु होगा, या दंत हो, क्या होगा बताइए? आंसर कीजिए क्या होगा सर राइट ऑप्शन? घ वर्ण का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंठ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा स्पर्श व्यंजन जो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें हमने क्या देखा है कि क वर्ण का हमने देखा है, जो क वर्ण है हमारा क वर्ग, तो उसमें क्या है? क, ख, ग, घ और अड़ा। हमने इतना चीज देखा है ना अपने पहले क वर्ग में, तो क वर्ग में ही आपका घ आ रहा है ना, का खा गा घा। तो ये घ वर्ण किस में आया? कंठ में आया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ? कंठ हुआ, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है बताइए? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है? तो बहुत सारे साथी 44 कर देते हैं, कितना करते? 44, कोई 51 कर देता है, कोई 50 कर देता है। तो इस टाइप का आपको आंसर इस बार नहीं करना है ना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? पहला ऑप्शन है 50 है, दूसरा है 51 है, तीसरा क्या है 52 है, और चौथा क्या है 53। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जैसे कि हमने सबसे पहले ही देखा कि वर्ण कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 52 होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। देखिए अब यहाँ पर 6 वर्ण किसके योग से बना है बताइए? अब बताइए आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखती हूँ कितने फ्रेंड्स मेरे सही कर रहे हैं। 6 वर्ण किसके योग से बना है? आंसर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। और शेयर करके आइए आप लोग, सभी लोग शेयर करके आइए, एक बार ईमानदारी शेयर करके आना आप सबको। क्या हो जाएगा बताइए? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? का है, फिर आपका खा है, ये हुआ। फिर क्या है? का प्लस चा है आपका, फिर का प्लस छा है, का प्लस आ है। अब देखिए ध्यान रखना, आपको क्या है? ये आधा वर्ण, ये जो आधा वर्ण है आपका, ये आपको ध्यान रखना कि ये होना चाहिए आपके ऑप्शन में, है ना। जितने भी ऑप्शन है देखिए आपको चारों में, अब तो कंफ्यूज हो। बताइए आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्यों? हमने देखा था स्पेलिंग क्या देखा था? के छक स्पेलिंग क्या देखा था? KSH। तो के क्या हो? का के हो गया, तो आपके पास ये का मिला। अब SH किसका होता? इनमें से SH किसका होता बताइए? क्या चा का तो होता नहीं, छा का तो होता नहीं, अय्या का तो होता नहीं, आ का तो होता नहीं। अब किसका बचा? शा का बचा। ये खा जो अपन इसको बोलते हैं, सा भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? SH की स्पेलिंग हुई, तो ये हमारा यहाँ पर छा बन जाएगा। तो आपको समझ में तो आ गई चीज ना, है ना। तो ये आपका समझ जाओगे कि यही हमारी स्पेलिंग है, मतलब किससे बना है? का और शा से बना है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपकी, है ना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अयोगबा है बताइए? कौन कौन से यहाँ पर अयोगबा है? क्या महाप्राण अयोगबा होते हैं, या विसर्ग अयोगबा होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, संयुक्त व्यंजन अयोगबा होते हैं? कौन होते बताइए? आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम पढ़ भी चुके हैं अभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग जो होते हैं हमारे अयोगवाह होते हैं। कौन होते हैं? विसर्ग और अनुस्वार क्या होते हैं? हमारे दोनों अयोगवाह होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत कंपटीशन एग्जाम में आता है कि विसर्ग और अनुस्वार क्या होंगे, तो क्या होंगे हमारे? वो दोनों अयोगवाह होते हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? क्या 8 है या 9 है, 11 है, 14 है? बताइए कितने हैं? वैसे तो बहुत सारे साथी क्या कहते हैं कि 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। तो आप सब बताइए कितने हैं? ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 11 है ना। कितने हैं? 11 हैं। दो हम अयोगवाह में ले लेते हैं, अंग और अहा को हम अयोगवाह में लेते हैं, है ना। तो बाकी हमारे कितने बचे? 11 बचे। तो हमारे जो होते हैं वो स्वर होते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए। शब्दों के समूह को कहते हैं, या शब्दों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, या शब्द गणना को कहते हैं, या वर्णों के संकलन को कहते हैं? किसको कहते हैं वर्णमाला? बताइए आप। वर्णमाला किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या शब्द गणना को, या वर्णों के संकलन को? आंसर करें सभी लोग। आंसर करें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है ना। देखिए मैं आपको अगर चाहती तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लास ला सकती थी, है ना। और यहाँ पर मैं आपको साथ में यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रही हूँ। तो ध्यान रखिए कि मैम कितनी मेहनत कर रही है, क्या आप ईमानदारी शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो ईमानदारी आप देना यहाँ पर शुरू कीजिए, क्योंकि ईमानदारी ही बहुत बेहतर चीज होती है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए नासिक व्यंजन कौन सा है? अय्या है, गा है, जा है, भा है? क्या है नासिक व्यंजन? कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अय्या। आपको मालूम है कि 5वां वर्ग का आखिरी समूह जो होता है हमारा यहाँ पर नासिक वाला होता है, सघोष और नासिक जो साथ में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अभी देखिए क्वेश्चन ही बनेगा जैसा हमने पढ़ा था पहले, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर है वर्ण, हम ये सब पढ़े थे। तो अब देख लीजिए किस टाइप क्वेश्चन बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब बताइए आप लोग, सभी का आंसर सही होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या शब्द होता है, या व्यंजन होता है, वर्ण होता है, स्वर होता है? बताइए आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी? वर्ण होती है। ध्वनि, इसी को और क्या बोलते हैं? वर्ण को ही हम ध्वनि भी बोलते हैं, है ना। तो भटकिएगा नहीं कि ये ध्वनि क्यों नहीं आया, वर्ण क्यों आया है, या वर्ण क्यों आया, ध्वनि क्यों नहीं आई, है ना। तो आपको दोनों ही वर्ण को ही ध्वनि बोला जाता है। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तालव्य व्यंजन होते हैं, तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, क्या होते हैं? बताइए। आपने पढ़ा है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बताइए क्या होते हैं? तालु क्या होते हैं? पहला है टा, ठा, डा, डा होते हैं, या ढा होते हैं, चा, छा, जा, झा होते हैं, ता, था, दा, धा होते हैं, या पा, फा, बा, भा होते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो आपको मालूम है कि हमारे 5 वर्ग हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है ना। 5 वर्ग हमारे हुए, है ना। तो यहाँ पर कंठ, तालु क्या हुआ? क वर्ग हमारा क्या हुआ था? कंठ हुआ था। च वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चा, छा, जा, झा आपका ये च वर्ग हो जाएगा, जो कि हमारा तालु, कंठ के बाद हमारा तालु आता है ना। तो चलिए आज के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन ही थे हमारे आज। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो आज की वर्णमाला की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको रिवीजन करना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और अपने साथियों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। और ये संडे की हमारी यहाँ टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है 9 बजे, रात्रि के 9 बजे हिंदी से रिलेटिव होगा क्वेश्चन यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिए सभी को यहाँ पर अटेंड करना है क्वेश्चन, है ना। अटेंड करना है, हिंदी व्याकरण से ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो आपको सभी को यहाँ पर अटेंड करना है क्वेश्चन। और यहाँ पर पासिंग कितनी रहती है टैलेंट खोज प्रतियोगिता में? 60% रहती है। कितने परसेंट? 60% रहती है। तो सभी साथियों को ज्वाइन करना, जितने साथी अभी लाइव हैं देख रहे हैं, सभी साथियों को आपको संडे को आपको यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता में शामिल होना है और अपने सभी साथी भाई बहनों को लेकर के आना है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट हमको काम करने में भी अच्छा लगता है ना, कि चलो हमारे साथी साथ दे रहे हैं। चलिए तो बात आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।